प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 4 के अध्याय प्रत्यावर्ती धारा के लास्ट टॉपिक पे जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित और ट्रांसफार्मर। और आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज वीडियो जरूर देख लीजिए। हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित होता क्या? एसी जनरेटर, एक ऐसी युक्ति जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, वो क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा जनित कहलाती है। तो इसे अंग्रेजी में एसी जनरेटर भी कहते हैं। यह किस सिद्धांत पे काम करती है? यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली को घुमाने में जो हम कार्य करते हैं वो किसके रूप में आता है? वैद्युत ऊर्जा के रूप में आता है। इसके कितने मुख्य भाग होते हैं? डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहला भाग होता है आर्मेचर कॉइल। ए बी सी डी एक आर्मेचर कॉइल है। यह आर्मेचर कॉइल कैसे बनती है? नर्म लोहे के ऊपर कॉपर तार की वाइंडिंग की जाती है, मतलब उसे लपेटा जाता है। यह आर्मेचर कॉइल दो अवतलाकार आकृति के शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी जाती है, के ध्रुवों के बीच में रखी जाती है। एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। यह अवतलाकार आकृति क्या करती है? यह आर्मेचर हो गया आपका। ये क्या है? क्षेत्र चुंबक। कौन से चुंबक? क्षेत्र चुंबक। इनकी अवतलाकार आकृति क्या करती है? इनकी अवतलाकार आकृति क्या करती है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र देती है, जिसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, मतलब ये कॉनकेव शेप है ना, अवतलाकार आकृति, ये क्या देगी? दोनों ध्रुवों के बीच में एक समान चुंबकीय क्षेत्र देगी। अब ये एक्सल के थ्रू, ये एक्सल आपका, इस एक्सल के साथ क्या जुड़े होते हैं? आपके दो सर्पी बल्ले जुड़े होते हैं। दो सर्पी बल्ले, ये क्या कहलाते हैं? सर्पी बल्ले। इनके साथ क्या होता है? कार्बन ब्रश होता है। ये कार्बन ब्रश केवल जुड़ा हुआ होता है, मतलब जुड़ा होने का मतलब क्या है? ये इनको टच करता है। पर जैसे आर्मेचर कुंडली घूमती है एक्सल के साथ, तो वह सर्पी बल्ले भी घूमते हैं, सर्पी बल्ले भी घूमते हैं, लेकिन ये कार्बन ब्रश नहीं घूमते। कार्बन ब्रश अपनी जगह पे रहते हैं, केवल ये क्या करते हैं? इसको टच करके रखते हैं। और कार्बन ब्रश के दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं? आउटपुट से, जहां में धारा मिलती है, प्रत्यावर्ती धारा मिलती है। अब ये काम कैसे करता है? इसके काम को समझने के लिए हमें एक डेरिवेशन करना पड़ेगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें कितना उत्पन्न होने लग रहा है। तो इसके कार्य को फिर हम इसी में डिटेल में समझेंगे। देखो, हमारे पास ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें आर्मेचर कॉइल कुंडली घूम रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और जो लंब है कुंडली पे वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बना रहा है। तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक आ जाएगा? बी कॉस थीटा। क्या आ जाएगा? बी कॉस थीटा। तो कुंडली में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा वो कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा इंटू ए। बी ए होता है ना, तो लंब दिशा में। तो अब तो फाई बी हो गया। अब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो कितना होगा? विद्युत वाहक बल E क्या होता है? -n d फाई बी बटे dt।
क्या हो गया, E माइनस एन डी बाई डी टी, ये क्या आ जाएगा, बी ए कॉस थीटा। इसे ये भी लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी, क्योंकि थीटा का मान क्या होता है, ओमेगा टी होता है, आपने पढ़ा है। तो बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए बाहर आ गया, डी बाई डी टी कॉस ओमेगा टी। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस एन बी ए माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब इसका अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा जब साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E नॉट इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा। तो हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, E नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस तरह हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, उसका लिए डेरिवेशन आया। हमारी एक कुंडली है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूम रही है। किसी क्षण पर कुंडली के लंब मतलब एकांक सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में थीटा कोण था, तो कौन सा घटक आया एकांक सदिश की दिशा में, बी कॉस थीटा। तो फाइव बी क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा इंटू ए, क्योंकि क्षेत्रीय सदिश क्या होता है, तल के लंबवत होता है। तो बी ए कॉस ओमेगा टी हो गया। फैराडे के प्रथम नियम से प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी, माइनस एन डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन किया, माइनस साइन ओमेगा टी ओमेगा हो गया। तो ये आ गया एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अधिकतम मान के लिए साइन ओमेगा टी मान हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू ई नॉट कितना हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। तो ये एक समीकरण आ गई, ये अधिकतम मान है और ये किसी क्षण पे मान है। अब इसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इस फार्मूले से, इसकी वर्किंग को। अब जब हमारे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, ठीक है सर, तो क्या होगा उसमें, देखिए हम कुंडली को, हमारे लिए कुंडली है, ये हमारा क्या है, अवतलाकार आकृति है। हम कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घुमा रहे हैं। इस समय कुंडली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, जो पेन की दिशा दिखा रही है वो चुंबकीय क्षेत्र, और जो केस दिखा रहा है ये किसको दिखा रहा है, कुंडली को दिखा रहा है। तो इस कुंडली में से कितनी विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, अधिकतम विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, मैक्सिमम। तो इस कारण से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो कितना होगा, देखो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा ले लिया मैंने। इस समय थीटा 0 डिग्री है, इस समय थीटा 0 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि इसका लंब, कुंडली का लंब और चुंबकीय क्षेत्र एक ही दिशा में। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 0 डिग्री, E इज इक्वल टू 0। देखो मैं ग्राफ बना रहा हूं, मेरे पास जब थीटा 0 डिग्री था, ये थीटा का मान चल रहा है यहां पे 0 डिग्री, तो मेरे पास प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना हो गया, 0। अब मैंने इसे कितने कोण पे घुमा दिया, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको ऐसे घुमा के ले आया। अब इसका लंब ऐसे जा रहा है, लंब ऐसे जा रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे जाने लग रहा है। तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ, 90 डिग्री। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू ई नॉट। अब जब मैं कुंडली को घुमा रहा हूं, मैं ऐसे घुमा रहा था ना, ऐसे थी मेरी कुंडली, मैं ऐसे घुमा के लाया, चुंबकीय बल रेखाएं अब अधिकतम से क्या हुई, 0 हुई, बहुत कम होगी, मिनिमम। तो पर प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 से अधिकतम हो गया।
अब मैंने फिर थीटा को कितना किया, 90, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री में देखो ऐसे, पहले ऐसे था, घुमा के 90 डिग्री किया, अब 180 डिग्री हो गई। फिर चुंबकीय बल रेखाएं कितनी निकल रही है इस तल से, अधिकतम। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो गया, 0 हो गया। 90 डिग्री 180 डिग्री। अब कुंडली ऐसे है, अब कुंडली को मैंने ऐसे घुमाया तो कुंडली कितने कोण पे घूमगी, फोर्थ। थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री पे। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 270 डिग्री इज इक्वल टू माइनस ई नॉट। अब ये कितना हो गया, माइनस ई नॉट हो गया। कितने पे, 270 डिग्री पे। फिर घूम के ऐसे होगी, तो फिर जब 360 डिग्री पे घूमा तो कितना हो गया, थीटा कितने है, 360 डिग्री। तो E इज इक्वल टू ई नॉट साइन 360 डिग्री इज इक्वल टू 0, फिर 0। तो इस तरह मुझे लगातार धारा मिलेगी। मेरी कुंडली कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ये इस दिशा में ऐसे घूमेगी 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 260 डिग्री, फिर 360 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, पहले मान 0 से अधिकतम जाएगा पॉजिटिव, फिर 0 हो जाएगा, फिर 0 से अधिकतम जाएगा ऋणात्मक, फिर 0 हो जाएगा। इस तरह हमें लगातार धारा मिलेगी। ये धारा कैसी है, प्रत्यावर्ती धारा है। कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में तथा उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में तथा निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में क्या करता है, बदलता है। ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है, जब एक कुंडली से दो कुंडली एक दूसरे के पास होती है और एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ट्रांसफार्मर ये क्या करता है, उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में, निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, पहले हम सिंपल एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। ट्रांसफार्मर कैसे बनाया जाता है, हम लोहे की आयताकार पतली पट्टी लेते हैं, उस पर वार्निश लगाते हैं। वार्निश लगाने के बाद दूसरी पट्टी रखते हैं, फिर दूसरी पट्टी के ऊपर वार्निश लगाते हैं, फिर तीसरी पट्टी रखते हैं, फिर तीसरी पट्टी पे वार्निश लगाते हैं, फिर चौथी पट्टी रखते हैं, फिर चौथी पट्टी पे वार्निश लगाते हैं। एक सिरे पर कॉपर की क्या की जाती है, कॉपर तार को लपेटा जाता है, दूसरे सिरे पर उसके अपोजिट सिरे पे कॉपर तार को लपेटा जाता है। इसको इनपुट कहते हैं और ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली, और यहां पे आपको आउटपुट मिलती है। तो इस तरह ट्रांसफार्मर बनता है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऊंचाई जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है। ये आपका प्राइमरी है कॉइल मतलब प्राथमिक कुंडली है, द्वितीय कुंडली। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई, जिसे स्टेप अप भी कहते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है, ज्यादा होती है।
ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। तो ये क्या कहलाता है? अपचाई, स्टेप डाउन। इसमें क्या होता है? प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से क्या होती है? ज्यादा होती है। ये निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में बदलता है और ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलता है। हमारी डेली लाइफ में दोनों ट्रांसफार्मर यूज होते हैं। हमारे टीवी में होगा, ये स्टेप डाउन हो जाएगा, और जहां पे ट्रांसफार्मर होंगे, जहां हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन करना, वहां ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। अब ये कार्य कैसे करता है? देखो, यहां पे हमने नर्म लोहे की रॉड पर कॉपर के तारों को लपेटा है। जब प्रत्यावर्ती धारा आएगी, ये प्रत्यावर्ती धारा है, एक चीज का ध्यान रखना, ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा पे काम करता है, डिस्ट धारा पे काम नहीं करता। ये कान में मुठा दे लेना कि जो ट्रांसफार्मर है केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी पे काम करता है, डिस्ट धारा डीसी पे काम नहीं करता है। ये पॉजिटिव साइकिल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइकिल। देखो, पहले आधे चक्र के लिए, पहले आधे चक्र के लिए ध्यान देना, इधर ये धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने से चुंबकीय बल रेखाएं, मतलब ये नर्म लोहा चुंबकित हो जाएगा, और चुंबकित होने के कारण चुंबकीय बल रेखाएं प्राथमिक कुंडली से होकर द्वितीय कुंडली से पास होंगे। ये इंडक्टिवली कपल्ड होता है, मतलब एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं। जो चेंजेस प्राथमिक कुंडली में होते हैं वो द्वितीय कुंडली में दिखते हैं। तो जब चुंबकीय बल रेखाएं द्वितीय कुंडली में बढ़ेंगी, क्या होंगी? बढ़ेंगी। तो बढ़ने से क्या होगा? इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। आवृत्ति वही होगी, पर जो आपको आउटपुट मिलेगी वो डिपेंड करेगी किस पे? कि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है या ज्यादा है। तो प्राथमिक कुंडली में EP इज इक्वल टू क्या हुआ? माइनस NP डेल्टा फाइव ई बाई डेल्टा टी। और द्वितीय कुंडली में क्या हुआ? माइनस NS डेल्टा फाइव ई बाई डेल्टा टी। अब क्या हुआ? अब ऋणात्मक चक्र हुआ। अब ऋणात्मक चक्र में क्या हुआ? धारा ऋणात्मक हुई। इसने नर्म लोहे की रॉड को क्या किया? विचुंबकित कर दिया, डीमैग्नेटाइज कर दिया। अब चुंबकीय बल रेखाएं अधिकतम से कम हो जाएंगी। जब अधिकतम से कम होगी फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा और आपको आउटपुट मिलेगी। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे, EP अपॉन ES हमारा क्या आ जाएगा? NP अपॉन NS, सब कट जाएगा। तो एक नॉर्मल सूत्र बन जाएगा हमारा EP अपॉन ES, NP अपॉन NS, VP अपॉन VS और ये IS अपॉन IP। धारा उल्टी होगी। क्यों? जब यहां पे वोल्टता बढ़ेगी तो धारा कम होगी, क्योंकि शक्ति तो हमारी नहीं आता, P इज इक्वल टू VI। जब वोल्टता बढ़ेगी तो धारा कम होगी, जब वोल्टता कम होगी तो धारा बढ़ेगी। तो यहां पे रेसिप्रोकल मैनर में ट्रांसफार्मर की जो दक्षता होती है, क्या होती है? दक्षता, एफिशिएंसी कहते हैं। वो क्या होती है? आउटपुट बटे इनपुट। कैसे लिख सकते हैं? VS IS अपॉन VP IP। ये हमेशा 100% से हमेशा कम होती है। क्यों कम होती है? बहुत सारे लॉसेस होते हैं। जो हमने तांबे को तार को लपेटा गया है उसमें भी लॉस होते हैं। किस कारण लॉस होते हैं उसमें? P इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तांबे का अपना प्रतिरोध होता है, धारा बहने लग रही है तो उसके कारण लॉस होते हैं। दूसरी भंवर धाराओं के कारण होती है, जिसे एडी करंट कहते हैं। भंवर धाराओं के उसको कम करने के लिए हमने लैमिनेटेड आयरन कोर बनाई है। मतलब एक पतली पत्ती रखते हैं, फिर उसके बाद वार्निश लगाते हैं, फिर दूसरी पत्ती रखते हैं, फिर वार्निश लगाते हैं। इस चीज को हमने डिटेल में भंवर धारा वाले टॉपिक में समझाया था। तो उन पत्तियों वार्निश बीच में से होने से क्या होता है? भंवर धाराएं छोटे छोटे टुकड़ों में उत्पन्न होती है, पूरे
वॉल्यूम में नहीं उत्पन्न होती, इसलिए इतनी स्ट्रांग नहीं होती। फिर शौथिल्य हानि होती है। शौथिल्य हानि में क्या होता है, जब ये मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है, जब ये चुंबकित और विचुंबकित होता है तो ऊर्जा का ह्रास होता है। क्या होता है, ऊर्जा का ह्रास होता है, उसे क्या कहते हैं, शौथिल्य हानि। और फिर होती है फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि का मतलब हम कह रहे हैं कि जो हमारी पातनी कुंडली है और द्वितीय कुंडली इस तरह से संबद्ध है कि जो प्राइमरी में चेंजेस आ रहे हैं वो सेकेंडरी में दिख रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। कुछ चूंकि फ्लक्स में साइडों से भी क्या होता है, हानि होती है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है हमारा कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, हम जिसको यूज कर रहे हैं, उसको जो पावर ट्रांसमिशन लाइन होती है उसको कैसे करते हैं, उसको कैसी वोल्टेज पे ले जाते हैं। देखो, कभी भी अगर पावर लाइन के पास आप खड़े तो एक साउंड आती है, हमिंग बीज नॉइज होती है। तो मेरे को ट्रांसमिट करना है, एक तो मेरे पास 220 वोल्ट है और मेरी लाइन कितनी है, पावर कितनी है मेरे पास, 11,000 वोल्ट की। ये भी I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V, 11,000 बटे 220, एक जीरो से जीरो चला गया, ठीक है। नीचे 2 आ गया, 11 दूनी 22 और ये 50 एम्पियर। तो जो शक्ति होगी P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, धारा का देखो प्रतिरोध तो वही है तार का जो ट्रांसमिशन लाइन का, लेकिन धारा बहुत बड़ी हुई है। अब इसी को, ये वॉट है, इसी को मुझको ज्यादा पे करना है, 11,000 वाट है, वोल्टेज बढ़ा दूं मैं, V को मैं कितना कर दूं, 11,000 वोल्ट कर दूं, P तो वही रहेगा। तो I इज इक्वल टू कितना हो गया, P अपॉन V, 11,000 बटे 11,000 कितना आ गया, 1 एम्पियर। और इस सूत्र में देखूंगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर में, तो I का मान कम है और यहां पे I का मान ज्यादा है, तो यहां शक्ति व्यय, ये शक्ति व्यय, ये शक्ति व्यय, तो शक्ति व्यय यहां पे ज्यादा होगा और यहां पे शक्ति व्यय क्या होगा, कम होगा। पावर लॉसेस कहते हैं इसे। तो इसलिए जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है, जो हम ट्रांसमिट करते हैं, वो हाई वोल्टेज लो करंट पे करते हैं, मतलब उच्च वोल्टता और निम्न धारा पर हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। पर ये जो पावर लाइन होती है वो आबादी से दूर से ले जाते हैं, क्योंकि ये बहुत दूर से कंडक्टिंग बॉडी को खींच लेती है। हमारी बॉडी भी कंडक्टिंग है, हम अगर उसको छेड़छाड़ करते हैं वहीं चिपक जाते हैं। बच्चों, मैंने आपको ये इकाई 4 मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा को बहुत साधारण तरीके और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, मेरी कोशिश है। अगर आपको मेरी कोशिश अच्छी लग रही है तो मैं वीडियो को लाइक जरूर करते रहिए और उन बच्चों को शेयर जरूर करिए जो बच्चे आप कर नहीं पा रहे हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।